हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक्सरसाइज क्या चल रहा था? 3.2 चल रहा था और इसमें कुछ क्वेश्चन को हल करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन को घर के लिए छोड़े हुए थे। नहीं तो बताओ तो 3 नंबर में कौन कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? 3 नंबर में बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन किसे ने बनाया? बताओ क्वेश्चन। 1 नंबर तो बता दिए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर 3 नंबर नहीं बनाया है। चलो देखो 3 नंबर, 3 नंबर का 2 नंबर में। अच्छा बताओ 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है? इसमें चेक कर रहा है कि समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो समीकरण युग्म क्या है? 3/2x प्लस 5/3y = 7। दूसरा समीकरण है क्या? इसको हम ये जो C1 है इसको इधर ले आते हैं क्योंकि C1 का वैल्यू किधर होना चाहिए? C1 इधर रहना चाहिए बराबर के बाएं साइड में। इसको हम लिख लेते हैं इधर, ठीक है? ऐसे 3/2x प्लस 5/3y और इस 7 जो है इसको इधर ले आएंगे। क्या होगा? प्लस में है तो क्या होगा? चिन्ह माइनस हो जाएगा, = यानी 0। समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 1 कहेंगे। दूसरा समीकरण क्या है? 9x माइनस 10y = कितना है? 14। इसको क्या करेंगे हम? इधर ले आएंगे 14 को, तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y प्लस, देखो ये माइनस में है, प्लस में है, प्लस 14 है तो इधर आएगा क्या होगा? -14। इधर का मतलब समझ रहा है? बराबर के बाएं साइड में और बराबर क्या हो जाएगा? 0। समीकरण इसको 2 बोलेंगे। अब बताओ तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 निकालना है, ठीक है? तो बताओ समीकरण 1 के x का गुणांक को हम A1 बोलते हैं, y के गुणांक को B1 बोलते हैं और अचर पद को हम C1 बोलते हैं, ठीक है? समीकरण 2 का x का गुणांक को A2, y का गुणांक को B2 और अचर पद को C2 बोलते हैं, ठीक है? तो बताओ A1 कितना है? +3/2, B1 कितना है? 5/3 प्लस 5/3, C1 कितना है? -7। कितना है? -7। अब बताओ A2 कितना है? x का गुणांक +9, B2 कितना है? -10 और C2 कितना है? -14। अब क्या निकालना है इसका? A1/A2, यानी हमको क्या करना है? तुलना करना है। A1/A2 में, B1/B2 में और C1/C2 में तुलना करना है। तो A1/A2 कितना होगा? तो देखो A1 का वैल्यू 3/2 और फिर बटे कितना है? 9। इसको हल करेगा 3/2 और 9 जो है ना क्या होगा? 1/9 हो जाएगा, ठीक है? और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, कितना हो गया? 1/2 × 3 6 हो जाएगा, 1/6 आ गया। यानी A/A2 का मान कितना आ गया? A1/A2 का मान 1/6 है। अब B1/B2 का मान निकालना है। B1/B2 का मान कितना होगा? तो B1 का मान कितना है बताओ तो? B1 का वैल्यू 5/3 और बटे B2 का वैल्यू कितना है? -10, ठीक है? इसको हल करेगा तो क्या आ जाएगा? 5/3 इंटू -10 है ना, तो इसको रिवर्स हो जाएगा क्या? 1/-10 हो जाएगा। पता चला कैसे वो रिवर्स हुआ है? फ्रैक्शन का जो है डिवाइड पढ़ा होगा तुम लोग कि जब A/B होता है और बटे C/D होता है ना? तो जब इसको हम क्या करते हैं? हल करते हैं तो A/B ये फ्रैक्शन जो है ये जो बटे का चिन्ह है ये गुना में चेंज होता है इनटू में, और C/D हो जाएगा D/C, ठीक है? यही नियम यहाँ लगा है। तो यहाँ देखो A/B ये है और C/D, D कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, D क्या है? 1। तो 5/3 इंटू
और ये -10/1 है जो है 1/10 में बदल गया, ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी 2 बार में, तो हो गया कितना माइनस, ये देखो माइनस ऊपर चल जाएगा, -1/3 इंटू 6। अब बताओ यहीं पर क्या हो गया, A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं हुआ, तो आगे हमको चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, C1/C2 निकालने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। यही क्या हो गया, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए क्या होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत क्या असंगत, बताओ इसमें कितना हल निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा, और हल निकल रहा है इसका मतलब संगत होगा। तो यहाँ से लिखना है कि चूंकि A1/A2 लिखना है कि चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी बराबर नहीं है B1/B2, इसलिए यहाँ पर जो हल निकलेगा वो केवल एक हल निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। और यदि अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, यानी इन समीकरण युग्म का जो निरूपित रेखाएं होगा वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए एक हल निकलेगा। और यदि हल निकल रहा है, चाहे एक हल निकले या अनगिनत हल निकले, हल निकल रहा है, तो ऐसे समीकरण युग्म को हम समीकरण युग्म को क्या कहेंगे, हम संगत समीकरण युग्म कहेंगे। तो लिखेगा समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, क्या है, संगत है। यही तो चेक करना बोल रहा है, संगत है कि असंगत है, बताइए। तो ये समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। चलो इसको उतारो। और बताओ इसमें किसी को और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, बोलो जल्दी। 3 का 4 नंबर में किसी को प्रॉब्लम है, 3 का 5 नंबर नहीं सर, है, किसी को 5 नंबर में नहीं सर, है, तो बोलो जल्दी। नहीं सर, नहीं बना, नहीं। चलो देखो 3 का 5, 3 का 5 है, समीकरण है 4/3x + 2y = 8। ध्यान से देखो कि जो है ना C1 किधर है, बराबर के उस पर में है, तो बराबर के इस पर लाना है, ठीक है, क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है A1x + by + c = 0। तो ये C किधर है, उस पार में है, C इधर होना चाहिए, ठीक है, समझा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/3x + 2y, +8 को इधर ले आएगा, क्या होगा, -8 में हो जाएगा, = 0। समीकरण 1 बोल देंगे इसको। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 12। 2x + 3y = कितना है, बराबर 12 है, ये है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, 12 को इस पार ले आओ, 2x + 3y + 12 है, इस पार आ जाएगा, -12 हो जाएगा, और बराबर 0। समीकरण 2 इसको बोल देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, A1 A2 है ना, A1 B1 C1, तो समीकरण 1 में x का गुणांक को क्या कहेंगे, A1, y का गुणांक को B1, और अचर पद को C1, ठीक है। और समीकरण 2 में x का गुणांक को क्या कहेंगे, A2, y के गुणांक को क्या कहेंगे, B2, और अचर पद को क्या कहेंगे, C2। अब सबका वैल्यू देखो कितना कितना है ना, सबका वैल्यू देखो। तो A1 का वैल्यू कितना है, बताओ जल्दी तुम लोग। A1 का वैल्यू +4/3, प्लस माइनस के साथ बोलना है, ठीक है। y का B1 का वैल्यू बताओ +2, C1 का वैल्यू -8। बताओ A2 का वैल्यू कितना होगा, +2, B2 का वैल्यू +3, और C2 का वैल्यू -12, ठीक है, -12। अब यहाँ से क्या करना है, A1/A2 का वैल्यू निकालना है।
तो A1 बटे A2 यानी A1 और A2 का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो A1 का वैल्यू कितना है 4/3 और A2 का वैल्यू कितना है 2। तो क्या करेगा फिर, ये क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया है ना, फ्रैक्शन का क्या हो गया डिवीजन हो गया, यानी 4/3 आई क्या करेगा बटा को गुणाम चेंज करेगा तो 2 बदल जाएगा किसमें 1/2 में। अब 2 से देखो 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आएगा 1/3 2/3 2 एक कम 2 अब बटा नीचे क्या है 3। इसका कितना निकला A1 और A2 का अनुपात 2/3। ठीक है, B1/B2 का मान निकालते हैं। तो B1/B2, तो B1 का वैल्यू कितना है 2 और B2 का वैल्यू कितना है 3, तो क्या हो गया 2/3। अब देख रहा है A1/A2 का वैल्यू 2/3 और B1/B2 का भी वैल्यू है 2/3 ही है ना, दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है। तो तीसरा वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, C1/C2 देखना पड़ेगा क्या आ रहा है C1/C2। तो C1/C2 का वैल्यू कितना आएगा, तो C1 का वैल्यू है कितना -8 और C2 का वैल्यू कितना -12। अब बताओ माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, 4 दूनी 8 4 तिया 12 कितना आया 2/3। अब बताओ कौन सा कंडीशन में जा रहा है, तीनों का वैल्यू सेम है, यानी हम कह सकते हैं कि चूंकि A1 का भी वैल्यू 2/3, A1 बटे A2 का भी वैल्यू 2/3, B1/B2 का भी वैल्यू वही 2/3 और C1/C2 है ना, C1/C2 का भी वैल्यू कितना है 2/3, यानी तीनों का वैल्यू इसका इसका और इसका यानी तीनों का वैल्यू सेम है। इसका मतलब क्या है बराबर है तीनों। और जब बराबर होता है ना A1 बटे A2 का वैल्यू B1 बटे B2 का वैल्यू और C1/C2 का वैल्यू यदि बराबर होता है तो बताओ तो इसमें क्या होता है हल। बताओ एक होगा कि अनगिनत होगा, अनगिनत हल होगा। क्योंकि अनगिनत हल होता है इसलिए क्योंकि इसका जो है ना समीकरण युग्म का जो है वो जो रेखा प्राप्त होता है वो क्या होता है संपाती होता है। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं होगा वो क्या होगा संपाती होगा, यानी संपाती होगा तो इस पर अनेक हल निकलेगा इसका, और अनेक हल निकलेगा। क्योंकि हल निकल रहा है इसलिए समीकरण युग्म क्या है संगत है, हल नहीं निकलता तो असंगत होता। तो यहाँ पर समीकरण युग्म क्या हो रहा है, समीकरण युग्म संगत है। क्या है समीकरण युग्म संगत है, यही चेक करना था संगत है। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कौन सा रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। पहले ये चेक करना है कि संगत है या असंगत है। यानी 3 नंबर में जो काम किए हैं वो काम 4 नंबर में भी करना होगा, क्योंकि पता करना है कि संगत है या असंगत है। कैसे पता होगा, तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में तुलना करना पड़ेगा। फिर कहता है यदि संगत होगा रैखिक समीकरण युग्म तो उसका फिर ग्राफ विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये चेक करना होगा कि संगत कौन कौन है। जो इसमें समीकरण युग्म संगत होगा उसका ग्राफ विधि से हल भी निकालना है, और जो समीकरण युग्म संगत नहीं होगा यानी असंगत होगा उसका हल नहीं निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या करना है चेक करना है। तो 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में समीकरण है x + y = 5 है ना, समझा रहा है कि नहीं। दूसरा समीकरण है, इसी को हम क्या कर देते हैं x + y
कि +5 को इधर ले आते हैं, -5 बराबर 0। समीकरण 1 इसको बोल देते हैं। दूसरा समीकरण है इसके सामने क्या, 2x + 2y बराबर 10। क्या है, बराबर 10। ठीक है, 2x + 2y बराबर क्या है, 10 है। समझ के, तो इसको क्या करेगा, 2x + 2y, +10 है, इधर ले आएंगे, क्या होगा, -10। क्या होगा, -10 बराबर क्या हो गया, 0। अब देख रहा दोनों समीकरण सेम ही है। अब कहेगा कैसे सेम है, तो देखो यहाँ पर भी दो दो कॉमन लेता है तो x + y बचेगा, और ये क्या होगा, है ना, यहाँ क्या होगा, 5 होगा ना, -5 होगा, और 2 उधर ले जाएगा तो 0/2 0 हो जाएगा। यानी यहाँ फिर से वही x + y बराबर -5 आ जाएगा। यानी समीकरण युग्म क्या है, दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो इसका a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा तो यहाँ से अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा। तो ग्राफ विधि से कह रहा है तो संगत होगा, और संगत होगा तो ग्राफ खींच देना है, तो क्या होगा, समपाती हो जाएगा। इसका जो निरूपित रेखाएं होगा वो कैसा होगा, समपाती हो जाएगा। बस वो ग्राफ विधि दिखा देना है ग्राफ खींच करके। तो सबसे पहले यहाँ देखो, छोड़ो, इसको हम a1/a2 निकालते हैं। a1 a2 लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट a1/a2 कर दे, डायरेक्ट हम a1/a2 निकाल लेते हैं। तो देखो a1/a2 ठीक बराबर कितना होगा, a1 का वैल्यू यहाँ +1 और बटे a2 का वैल्यू कितना, +2। फिर b1/b2, तो b1 का वैल्यू कितना होगा, तो b1 का वैल्यू देखो यहाँ +1, ठीक है, और b2 का वैल्यू कितना है, +2। c1/c2, तो c1/c2 का वैल्यू कितना होगा, देखो यहाँ -5 और यहाँ पर कितना है, -10। तो इसका वैल्यू निकालेगा तो कितना होगा, 1/2। देखो तो 5 से एक बार में, 5 से 2 बार में, माइनस कट गया। अब बताओ, चूंकि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है, सबका मान है 1/2 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 1/2 1/2, यानी तीनों आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होगा तो इसका बताओ तो समीकरण युग्म कैसा होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत क्यों संगत, समीकरण युग्म संगत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा संगत, बताओ जल्दी, क्योंकि अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा, इसलिए समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। समीकरण युग्म संगत। अब जब संगत हो जाएगा तो संगत है तो कह रहा है कि क्या कीजिए, ग्राफ विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ग्राफ विधि से हल कैसे निकलेगा, तो इसका मान सारणी निकालना है। तो पहले समीकरण 1 का मान सारणी निकालो, फिर समीकरण 2 का मान सारणी निकालना है। तो यहाँ पर समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 1 का मान सारणी निकालना है, मान सारणी, ठीक है। मान सारणी में क्या निकलता है, एक्स और वाई का वैल्यू, किसका मान निकलता है, एक्स और वाई का वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेगा, एक्स और वाई का वैल्यू, अपने मन से एक्स का वैल्यू रखेगा, वाई का वैल्यू देगा, और यदि वाई का वैल्यू रखते हैं तो एक्स का वैल्यू देगा। तो देखो समीकरण कौन है, ये वाला है, चाहे ये वाला कहो या ये वाला कहो, एक ही बात है। x + y = 5, यही है ना समीकरण, पहला समीकरण। तो समीकरण 1 का मान सार निकालते हैं। तो बताओ x का वैल्यू 0 रखते हैं तो बोलो y का वैल्यू 5 होगा, x का वैल्यू 0 रख लेते हैं, y का वैल्यू 5, ठीक है। y का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। अरे y का वैल्यू 0 तो 0 ही खत्म, x = 5 होगा, तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, अब निकालते हैं किसका समीकरण, अब हम निकालते हैं समीकरण 2 का मान सारणी। किसका मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, ठीक है। समीकरण 2 का मान सारणी निकालते हैं। तो यहाँ पर निकाल रहे हैं समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। अब बताओ समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y = 10, यही है ना। इसमें भी x का वैल्यू देखो 0 रखेगा ना तो y का वैल्यू 5 ही आएगा।
तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इससे हट करके थोड़ा ले लेते हैं। तो अब इसमें भी 0.5 रहेगा, उसमें भी 0.5, इसमें भी 5 0, उसमें भी 5 0, तो थोड़ा सा लगेगा कि दोनों में वैल्यू सेम है, थोड़ा अलग लगेगा, इसलिए हम अलग से थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर हम x का वैल्यू यदि हम क्या ले लें, 1, क्या ले लेंगे, 1। तो बताओ x का वैल्यू जब 1 लेंगे तो x की जगह पर क्या होगा, 2 गुना 1। अब बताओ 2 गुना 1 2, 2 को प्लस से ले जाओ उधर, माइनस में हो जाएगा 2, तो बचेगा कितना, 8। अब यहाँ 2y है, y का वैल्यू निकालेगा, 2 इधर गुना से इधर आ जाएगा, क्या होगा, 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बताओ फिर x का वैल्यू कुछ दूसरा ले लो या y का वैल्यू कुछ दूसरा ले लो। यदि हम y का वैल्यू यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेंगे, तो फिर x का वैल्यू 4 आ जाएगा। या हम मान लेते हैं कि हम x का ही वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, बताओ, 3 आ जाएगा ना, y का वैल्यू 3 आएगा। तो देखो हम यहाँ पर x का वैल्यू कितना ले लेते हैं, 2, तो x का वैल्यू 2 ले लो, यह तुम्हारा मर्जी है। y का भी वैल्यू कुछ ले सकता है, ये जरूरी नहीं कि हम दोनों बार x का ही वैल्यू पहले ले, हम y का भी वैल्यू पहले ले सकते हैं, तो बाद में x का वैल्यू आ जाएगा। तो जिसको जो रखना है, तो x का वैल्यू 2 है, 2 रख दिए, मान लिए 2 है, तो 2 दूनी 4, 4 प्लस से उधर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 6, तो 2y बराबर 6, y का वैल्यू निकालना, 2 उधर से गुना से जाएगा, क्या होगा, 2 3 6, कितना आ गया y का वैल्यू, 3, कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको ग्राफ खींचना है। क्या खींचना है, ग्राफ, किसका ग्राफ खींचना है, ये दोनों समीकरण युग्म का ग्राफ खींचना है, ठीक है, समझ में है कि नहीं। y x डैश y डैश। अब यहाँ पर बोलो ये मूल बिंदु क्या हो गया, o। बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, कोई बता सकता है मूल बिंदु का निर्देशांक। ये निर्देशांक ज्यामिति में ये क्वेश्चन पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, यानी x भी 0 y भी 0, तो मूल बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, ठीक। अब बताओ यहाँ पर जो है हमारा मान सारणी में x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 5 है और y का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 4 है, तो आसान है, हम यहाँ पर 10 वर्ग को एक एकक मान ले तो कोई दुविधा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू छोटा है, यहाँ पर वैल्यू छोटा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 10 वर्ग बराबर एक एकक माना, 10 वर्ग को हम क्या मान लेंगे, एक एकक मान लेंगे, एक एकक मान लिए। यानी ये जो मेन ये है, ये जो मेन रेखा है और ये जो है मेन, यानी इसके बीच में 10 होगा, कितना होगा, 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आइए कि ये मान लेते हैं 10, तो इसको हम बोल देंगे एक वर्ग, ठीक है, एक एकक, क्या बोल देंगे, 10 वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक एक एकक बोल देंगे। तो अगला 10 वर्ग 2 एकक होगा, अगला 30 3 एकक, 4 एकक, 5 होगा, है ना, 5 एकक। हमारा कितना तक है, x का वैल्यू 5 तक है, और y का वैल्यू कितना होगा, 1 एकक 2, है ना, अगला 10 3 हो जाएगा, अगला 10 वर्ग आगे 4 एकक, अगला 5 एकक, बराबर वैल्यू लेना है, बराबर। यहाँ हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर है ना फिक्स नहीं ना, हाथ से छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखो यहाँ माइनस में कोई मान है नहीं है, तो हम माइनस वाला की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, है ना। अब बताओ x का वैल्यू 0, तो जब x का वैल्यू 0 होता है तो वो बिंदु कहाँ पर होता है, y पर, y कितना है 5, तो y होगा यहाँ पर, यहीं पर ये बिंदु होगा 0,5, 0,5 ये बिंदु हो गया, क्योंकि x 0 है तो y पर होगा, y कितना है 5, 5 पर होगा ये बिंदु। अगला देखो जब y 0 है तो वो बिंदु किस पर होगा, x पर, तो y 0 है तो बोलो वो बिंदु कहाँ होगा, x पर, और x कितना है 5, तो यहीं पर हो जाएगा 5,0, 5,0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये दोनों बिंदु को हम एक सीध में रख करके, इन्हें स्केल को एक सीध में रख करके इसको मिला देते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, एक रेखा प्राप्त होगा, ठीक है, एक रेखा प्राप्त हुआ,
समझ में आया कि नहीं। और ये रेखा किसका है, तो समीकरण 1 का है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 कहो या x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 को, एक ही बात है। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा समीकरण का मान सारणी क्या है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है, तो बताओ वो बिंदु क्या हो गया, 1,4। 1,4 कहाँ पर होगा, तो देखो x का वैल्यू 1 तो प्लस 1 है तो यहाँ पर, और y का वैल्यू क्या है +4, तो +4 ऊपर की ओर जाएंगे कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर जाएंगे। तो ऊपर की ओर कहाँ पर, 4 जहाँ पर होगा, तो देखो यहीं पर है 4, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा क्या, क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, 1,4 हो गया। क्या हो गया, 1,4, ठीक है, 1,4 हो गया, 1,4 हो गया ये वैल्यू। दूसरा देखो क्या है, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, तो बताओ ये जो है क्या हो गया, पॉइंट 2,3 हो गया, यानी 2,3 ये पॉइंट हो गया। बोलो ये 2,3 कहाँ होगा, तो सबसे पहले देखो 2, x का वैल्यू 2 यहाँ पर है, और 3 कहाँ है, y का वैल्यू +3, तो नीचे की ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा, कहाँ पर, जहाँ पर 3 होगा, तो यहाँ पर 3 है, तो ये वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, 2,3। क्या हो गया, 2,3 हो गया, तो ये हो गया 2,3। अब दोनों पॉइंट को मिला दो, एक सीध में मिला देगा, थोड़ा सा ये यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। अब इसको मिलाएगा तो देखो यहाँ पर मिला रहे हैं, ये मिला रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है इसमें बताओ तो, ये पहले समीकरण का है ना, पहले समीकरण का ये जो प्राप्त रेखा है, ये दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10, है ना। देखो दोनों समीकरण का जो यहाँ द्वारा जो निरूपित रेखा है वो क्या है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है, एक दूसरे के समांतर जा रहा है ना, तो एक दूसरे के समांतर जा रहा है तो क्या होगा, इसमें एक भी हल नहीं होगा। गलती हो गया क्या, इसमें एक भी हल नहीं होगा। क्वेश्चन देखो, ठीक है, x + y बराबर 5, 2x + y बराबर क्या 10, ठीक है। इसमें गड़बड़ी तो कुछ नहीं ना, मान सारणी में गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 होगा, x का वैल्यू 1 तो 2 जाएगा उधर 8, 4, ठीक तो निकल रहा है। इसका वैल्यू y का, x का वैल्यू 2, 4 होगा, 4 उधर जाएगा 6, द्वितीय, ठीक तो आ रहा है। इसमें तो एक भी हल नहीं निकल रहा है, तो संगत नहीं है, इसका मतलब संगत है। लेकिन यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 जब होता है तो ये यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होता है ना। a1/, गड़बड़ कैसे हो रहा है, आंसर देखो तो इसमें क्या है, संगत है, संगत है, तो ये तो जाना चाहिए, संपाती होना चाहिए।
यहाँ पर मिस्टेक हो रहा कहीं क्या क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए। यहाँ तो जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 आता है तो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और अनेक हल कब होगा, जब संपाती होगा। समीकरण युग्म द्वारा जो निरूपित रेखाएं होगा वो संपाती होगा। तो यहाँ पर संपाती होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पैरेलल जा रहा है। और पैरेलल कब जाता है, निरूपित रेखाएं पैरेलल कब होता है, जब एक भी हल नहीं निकलता है तब। तो यहाँ पर देखो समीकरण में मान सारणी सही है ना, 0, तो y का वैल्यू 5, ठीक है। y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 5, तो ठीक है। 5,0,0,5। अब यहाँ पर देखो, अच्छा एक चीज, यहाँ पर यदि हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, x का वैल्यू क्या रखते हैं 0, तो y का वैल्यू 5 तो दे ही रहा है, तो 0,5 इसी पर होगा। और यहाँ भी यदि हम रखते हैं y का वैल्यू 0, तो यानी x का वैल्यू क्या होगा 5 है, तो यहीं पर जाएगा, संपाती हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मिस्टेक कैसे हो रहा है, हम दूसरा भी तो ले सकते हैं, दूसरा भी मान। अच्छा रुको, x होगा, देखो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, ये जाएगा तो संपाती होगा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो है, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो है ये 0 से 1 के बीच में दूरी ज्यादा है, और यहाँ पर देखो दूरी थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। समझ में आ रहा है कि ना? यहाँ पर जो है बराबर दूरी नहीं ना, यहाँ पर देखो छोटा छोटा दूरी हो गया, और यहाँ पर बड़ा हो गया, इसलिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये होना चाहिए। देखो मिस्टेक इसी में हो रहा है। तुम लोग जब ग्राफ कॉपी पर खींचेगा ना तो वहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो सब बराबर बराबर दूरी है। यहाँ हम अंदाज से ले रहे हैं, तो अंदाज से लेने पर क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। तो जब यहाँ 1 लेंगे ना तो 4 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, और ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, तो यहाँ तो लग रहा है तिरछा हो रहा है, लेकिन बट यहाँ पर आएगा तुम्हारा 1,4। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमसे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक इसलिए हो रहा है क्योंकि हम वैल्यू जो ले रहे हैं वो बराबर बराबर दूरी पर नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 1,4, क्या हो जाएगा 1,4, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा क्या 2,3, तो ये 2 है, 2 यहाँ पर जाएगा और 3 यहाँ पर जाएगा, तो ये आना चाहिए यहाँ पर, है ना। तो वो दूरी जो छोटा बड़ा लेने के कारण यह मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो हम अंदाज से मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया अभी, तो हो गया 2,3। अब बताओ ये भी तुम खींचेगा 1,4 और 2,3, इसके बीच में खींचेगा तो इसी पर ना ओवरलैप हो रहा है, इसको भी आगे ले जाएगा, इसी पर ओवरलैप हो रहा है ना। यानी समीकरण 2x प्लस 2y भी क्या, हाँ इसी पर गुजर रहा है, यानी 2x प्लस 2y बराबर 10, इसी समीकरण 1 के द्वारा जो प्राप्त रेखा है उसी पर गुजर रहा है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ संपाती हो रहा है। क्या हो रहा है, संपाती हो रहा है। संपाती हो रहा है तो हल क्या होगा, हल बताओ। यहाँ पर हल क्या होगा, हल यहाँ अनगिनत होगा। क्या होगा, लिखेगा यहाँ पर हल, है ना, लिखेगा अपरिमित रूप से अनगिनत होगा, अनगिनत होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनगिनत हल होगा। चलो इसको चलो इधर ध्यान दो। तो 4 नंबर में और भी जो क्वेश्चन है उसको इसी तरह क्या करेगा, चेक करेगा। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान में तुलना करेगा और देखेगा संगत होगा तो फिर ये ग्राफ खींचना है, संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं खींचना है, ठीक है। वहाँ लिख देना है कि समीकरण युग्म संगत नहीं है, और यदि समीकरण युग्म संगत हो गया तो ऐसे ही ग्राफ खींचना है। तो ये तुम्हारे लिए रहा घर के लिए, ठीक है। घर में तुम लोग क्या करेगा, इसको बनाने का प्रयास करेगा। हम अगला क्वेश्चन बताते हैं 5 नंबर।
5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दो। चलो क्या कर रहा है 5 नंबर में, कहता एक आयताकार बाग है। अल्लाह, बाग समझता है ना, बगीचा को बाग कहते हैं। ठीक है, बाग कैसा है, आयताकार, इसका मतलब आयत के जैसा बाग होगा। तो देखो यहाँ पर हम बाग बनाते हैं। ठीक है, ये एक बाग है और ये बाग कैसा है, आयताकार है। अब बताओ जब आयताकार होगा तो इसमें लंबाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आयत का लंबाई होता है। आयत की 2 विमा होता है, एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई चौड़ाई यही इसकी 2 विमाएं होता है, किसका, आयत का। तो ये आयताकार बाग है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कह रहा चौड़ैया जितना है ना उससे 4 मीटर ज्यादा है, कौन, लंबाई। फिर कहता है का अर्ध परिमाप, यानी इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कहता बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आयत की विमाएं क्या क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो देखो यहाँ पर हम मान लेंगे, यानी 2 चर वाला यहाँ पर समीकरण बनाना है, नहीं 2 चर वाला यहाँ पर समीकरण बनाना है। ठीक है, तो जब 2 चर वाला समीकरण बनाना है तो यहाँ पर क्या लेना होगा, 2 चर। तो लंबाई को मान लेंगे x, चौड़ाई को मान लेंगे y। क्या मान लेंगे, तो माना लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। किसकी लंबाई, तो ये क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन क्या है, आयताकार बाग है, तो आयताकार बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, मीटर में कह रहा है तो x मीटर मान लिए, इसको y मीटर मान लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो इसका लंबाइया है ना वो चौड़ाइया से 4 मीटर ज्यादा है। हालांकि हम जानते हैं कि आयत का लंबाई बड़ा होता है किससे, चौड़ाई से। तो कितना बड़ा है, कहता है कि इसका चौड़ाई कुछ भी जो भी कुछ है उससे 4 मीटर ये ज्यादा है। कौन, लंबाई 4 मीटर ज्यादा है। तो ध्यान से सुनो, जब लंबाई x है और चौड़ाई y है, और कह रहा है कि जो है ये चौड़ाई जो ये लंबाई जो है x जो है वो इससे चौड़ाई से 4 मीटर ये ज्यादा है। अब बताओ ये जब 4 मीटर ज्यादा है तो इसको बराबर करना है, कैसे बराबर होगा, तो ये 4 मीटर ज्यादा है तो इसमें 4 मीटर घटा देंगे, ना हो जाएगा इसके बराबर। और नहीं तो एक काम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यदि ये 4 मीटर ज्यादा है तो इसी में 4 मीटर कम है, इसी में 4 मीटर जोड़ देते हैं, बराबर हो जाएगा दोनों। जैसे मान लेते हैं ये है 12, लंबाई है 12 और चौड़ाई है 8। अब बताओ लंबाई है 12 और चौड़ाई जब 8 है तो बताओ चौड़ाई से लंबाई कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये 4 ज्यादा है ना, तो इसको बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, तो किसमें 4, इसमें 4 ज्यादा है तो इसमें 4 कम होगा, तो इसी में 4, जिसमें 4 कम है उसमें बराबर कर दो। यानी चौड़ाई से 4 ज्यादा है लंबाई, तो चौड़ाई में 4 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर जोड़ दिए, बराबर हो गया, समीकरण 1 निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या हो गया, या x प्लस वाई को इधर ले आएगा माइनस वाई, यानी x और y को दोनों को एक तरफ रखेगा, बिना x y को उस तरफ, तो बराबर 4। समीकरण 1 आ गया, समझ आ गया कि ना आ गया, समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण देखो, दूसरा समीकरण में प्रश्न में कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है कि इसका जो अर्ध परिमाप है, ये जो आयताकार बाग है इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना है, अर्ध परिमाप कितना दिया, 36 मीटर। कितना दिया है, तो बताओ आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप निकालेगा तो फिर अर्ध मतलब आधा, ये हुआ परिमाप। और जब अर्ध परिमाप कर रहा मतलब आधा परिमाप, तो आधा कैसे निकलेगा, दूसरे भाग दे देगा, होगा। तो बताओ यहाँ पर क्या है, अर्ध परिमाप 2 इंटू लंबाई क्या है x प्लस चौड़ाई क्या है y, अब बटे 2 कर देगा, अर्ध परिमाप निकला। और अर्ध परिमाप कितना दिया है, कहता 36,
तो बराबर 36 नहीं हो जाएगा अर्ध परिमाप। इधर भी अर्ध परिमाप इधर भी अर्ध परिमाप बराबर हो गया। मेरे अनुसार अर्ध परिमाप कितना निकला 2 × x + y / 2। क्वेश्चन में दिया हुआ कितना अर्ध परिमाप 36, तो दोनों क्या होगा बराबर। अब यहाँ से देखो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया x + y = 36। समीकरण आ गया 2। समीकरण क्या आ गया 2। कोई दिक्कत है? अब यहाँ से क्या निकालना है, हमको कह रहा है कि बीमा ज्ञात कीजिए। तो बीमा यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी x और y ज्ञात कीजिए, क्योंकि लंबाई x है और चौड़ाई y है। तो यहाँ x और y निकलेगा कैसे ये दोनों समीकरण से? तो तरीका यही है कि हम उसको ग्राफ विधि से हल करेंगे, और जब ग्राफ विधि से हल करेंगे तो जहां पर वो है ना वहां से हल हमको प्राप्त होगा, है ना। हल प्राप्त होगा कि ना होगा? या दूसरा तरीका हम ये भी अपना सकते हैं, तो ये दोनों समीकरण को हम कई विधि से भी हल कर सकते हैं। एक प्रतिस्थापन विधि होता है, दूसरा विलोपन विधि होता है, तीसरा वज्र गुणन विधि होता है। तो यहाँ पर तुम लोगों को अभी तक हम न तो प्रतिस्थापन विधि बताया है, न तो वज्र गुणन विधि बताया है, न तो क्या बताया वज्र गुणन विधि बताया, न तो विलोपन विधि, न तो प्रतिस्थापन विधि बताया है ना। तो यहाँ पर हम ग्राफ विधि से क्या कर सकते हैं, इसको हल करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं है? तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफ खींच सकते हैं, है ना। और ग्राफ में जहां पर क्या होगा कटेगा, 2 रेखाएं जहां पर कटेगा वहीं उसका हल होगा, यानी x और y होगा। और x ये जो x होगा वही लंबाई होगा, जो चौड़ाई होगा वही क्या होगा y होगा। तो ये काम करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये समीकरण निकालना बहुत जरूरी होता है। जब तक क्वेश्चन समझेगा नहीं तब तक ये दोनों समीकरण निकल ही नहीं सकता है। इसलिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो किसी भी बच्चे को ये जो समीकरण निकाले हैं इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है कैसे ये समीकरण निकला और ये कैसे निकला। किसी को दिक्कत है? कह रहा था कि लंबाइया जो है चौड़ैया से 4 ज्यादा है, नहीं तो लंबाइया ज्यादा है, चौड़ैया 4 कम होगा, इसलिए चौड़ाई में 4 जोड़ दिए, बराबर हो गया। यहाँ से x है प्लस y, इधर आएगा माइनस y बराबर 4, यानी x - y = 4। समीकरण 1 हो गया। फिर कह रहा है कि जो आयताकार बाग है उसका परिमाप, तो परिमाप कैसे हम जानते हैं कि आयत का परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, और अर्ध परिमाप पर है तो 2 से भाग दे दिए /2 और बराबर 36 दिया हुआ अर्ध परिमाप। तो 2 2 कट गया, x + y = 36। समीकरण 2 आ गया। तो यहाँ पर हम कौन सा विधि लगा दे, प्रतिस्थापन विधि की, विलोपन विधि की, वज्र गुणन विधि। यहाँ पर आसान अभी होगा विलोपन विधि। तो हम एक काम करते हैं, विलोपन विधि से तुमको हल हम ज्ञात करके दिखा देते हैं, आगे बताएंगे विलोपन विधि कैसे होता है, ठीक है। जब विलोपन विधि से हम हल निकालेंगे, है ना, पढ़ेंगे, तो मेरा एक अलग से प्रश्नावली है विलोपन विधि का, एक अलग से प्रश्नावली है प्रतिस्थापन विधि का, एक अलग से प्रश्नावली इसमें दिया गया है वज्र गुणन विधि से। तो जहां पर हम देखेंगे वो विलोपन विधि, वहां से बढ़िया से समझेंगे विलोपन विधि से कैसे हल निकलता है, वहां पर समझाएंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से ज्ञात करते हैं। विलोपन करने का मतलब होता है कि विलोप कर देना। विलोप करने का मतलब होता है लोप कर देना। लोप करने का मतलब उसको कहता है कि समाप्त कर दो, उसको हम मिटा दो। समझ में कि नहीं? तो ध्यान से सुनो, 2 समीकरण है, x - y = 4 और दूसरा x + y = 36। देखो कि दोनों में से कोनो एक को विलोप करना होगा तभी दूसरे का मान निकलेगा। यदि हम x को हटा दें तो y का मान निकलेगा, सिर्फ y बचेगा तो y का वैल्यू निकलेगा। यदि हम y को, x को न हटा करके हम y को हटा दें, बोलो क्या बचा x। अब बोलो यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा ना, इसलिए इसको कहते हैं विलोपन विधि। यानी दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं, यानी उसको गौण कर देते हैं, लोप कर देते हैं। कैसे लोप करेंगे? इन दोनों को बराबर करके, या तो x वाले को बराबर कर देगा, हट जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। यदि तो y को बराबर करता है तो y हट जाएगा, निकलेगा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। कैसे निकलेगा? तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अब कहेगा बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पहले से बराबर है। देखो यहाँ पर भी है 1x, यहाँ पर भी 1x, बराबर है कि नहीं है? ये भी बराबर है, यानी x वाला भी टर्म क्या है, दोनों समीकरण में बराबर है, और y वाला भी टर्म यहाँ पर बराबर है। देखो यहाँ पर भी 1y, यहाँ पर भी 1y, y भी बराबर है कि नहीं है?
तो दोनों बराबर है, तो कहेगा कि दोनों में से एक ठो कैसे हटेगा। तो ध्यान से सुनो, जब कोई दो संख्या बराबर होता है, यानी मान लेते हैं ये +3 है, ये 3 है और ये भी 3 है, ये दोनों संख्या क्या है, बराबर है और चिन्ह भी सेम है ही दोनों का, तो क्या होगा, फिर जुट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। हटाना है हमको, जीरो लाना है, कैसे जीरो आएगा, तो देखो एक संख्या को धनात्मक बनाना होगा, दूसरे को ऋणात्मक बनाना होगा। अब बताओ 3 में 3 घटेगा 0, बोलो सेम है, तो क्या हो गया, हट गया, जीरो आ गया मतलब लुप्त हो गया ये। इसी को हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताओ एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में होना चाहिए, तभी ना लुप्त होगा। तो बोलो पहले से यहाँ पर एगो माइनस में है, एगो प्लस में है, बोलो लुप्त हो गया कि ना हो गया, y में y घट गया 0 होगा। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देंगे, और जैसे ही समीकरण 1 को 2 से जोड़ेंगे y खत्म हो गया, 0 घट करके 0 बचेगा x, और x का वैल्यू निकलेगा। फिर x का वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे या तो समीकरण 2 में रख देंगे, दोनों में से किसी एक में रख देने बाद हम क्या निकल जाएगा, वो x का वैल्यू निकल जाएगा कि y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। समझ में आ रहा कि ना रहा। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो है हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पहले से माइनस में है, दूसरा प्लस में है। यदि हम घटाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा और दोनों माइनस में आकर के जुट जाएगा, तो फिर घटेगा कहाँ से, लुप्त होगा ही नहीं, 0 होगा ही नहीं, घट करके तो लुप्त नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर 4 है और x प्लस वाई बराबर 36 है। तो देखो यदि इसको हटाना चाहेंगे तो दोनों प्लस में है, तो इसको एगो माइनस में करना होगा, तो समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, तभी यहाँ क्या होगा, माइनस गुना प्लस माइनस होगा और x में x घटेगा। लेकिन यहाँ पहले से एक माइनस में एक प्लस में है, यदि हम घटाते हैं तो फिर चिन्ह यहाँ प्लस में रह करके माइनस हो जाएगा और दोनों जगह माइनस हो जाएगा, तो -y तो -2y हो जाएगा, फिर हटा कहाँ। इसलिए यहाँ पर चिन्ह नहीं बदले, इसके लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। देखो प्लस गुना प्लस प्लस ही, प्लस गुना प्लस प्लस ही, प्लस गुना प्लस प्लस ही, लेकिन वही घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। मैं घटा रहे हैं तो माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, अब बोलो -y और -2y हो गया, घटेगा कहाँ से। इसलिए यहाँ प्लस ही रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेकिन यदि x को हटाते हैं, x को यदि हटाना चाहें तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो x जुट जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस का प्लस ही रहेगा, x 2x हो जाएगा, हटेगा नहीं। तो क्या करना होगा, यहाँ माइनस लाना होगा। माइनस कैसे आएगा, तो घटाना पड़ेगा, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, अब x में x गया 0। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए यहाँ है ना y यानी यहाँ पर हमको क्या करना होता है, हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि किसको हटाना है ना, उसी हिसाब से या तो हम घटाते हैं या तो हम जोड़ते हैं, ठीक है, और चिन्ह के हिसाब से ये करना पड़ता है। तो ध्यान से देखो, तो हम क्यों समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ रहे हैं, ये सबको मालूम हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। समीकरण 1 को हम समीकरण 2 से जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर कितना 4, और समीकरण 2 है x प्लस वाई बराबर 36। हम इसको दूसरे ढंग से भी जोड़ सकते हैं, इसे है ना, समीकरण 1 का बाएं पक्ष को x माइनस वाई है, इसको जोड़ देंगे समीकरण 2 के बाएं पक्ष x प्लस वाई से, बाएं वाला को बाएं वाला से जोड़ेगा और फिर दाएं वाला को दाएं वाला से जोड़ेगा, RHS को RHS जोड़ेगा, 4 प्लस 36 ऐसे जोड़ सकते हैं, और नहीं तो ऐसा भी जोड़ सकता है ऊपर नीचे करके। तो यहाँ पर देखो जोड़ रहे हैं तो चिन्ह यही रहेगा, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, चिन्ह बदलेगा नहीं। अब देखो एगो माइनस में एगो वाई प्लस में है, क्या होगा, माइनस प्लस 0, यानी वाई में वाई भेजा 0। अब यहाँ बोलो प्लस x और प्लस x कितना होगा, प्लस 2x बराबर का बराबर 4 और 36 40, 4 36 क्या होगा, यहाँ पर भी वही होगा। देखो x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई, देखो बराबर ही आने वाला है। देखो यहाँ x माइनस वाई और प्लस का प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस x, प्लस गुना प्लस वाई बराबर 4 36 40। देखो y में से y घट गया 0, x प्लस x 2x बराबर 40 होगा कि नहीं होगा। तो बात एक ही आएगा, है ना, लिखने का तरीका अलग अलग है, समझ आए कि नहीं, योगफल उतने ही आएगा। चलो देखो यहाँ पर 2x
2x का वैल्यू कितना आ गया 40, तो x का वैल्यू कितना होगा 20। कैसे? तो देखो 2 उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना से भाग में हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा 20 बार में। अब बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना निकला 20, कितना निकला 20, और x किसको माने थे, लंबाई को। बोलो लंबाई निकल गया 20 मीटर, क्या निकल गया 20 मीटर लंबाई निकल गया। अब हमको निकालना y निकलेगा तभी चौड़ाई ज्ञात होगा। तो y कैसे निकालेंगे, तो ये जो x का वैल्यू है वो x का वैल्यू या तो यहाँ पर रख दो और नहीं तो है यहाँ पर रख दो। समीकरण 1 में x का वैल्यू रख दो और नहीं तो समीकरण 2 में x के जगह पर x का वैल्यू रख दो। तुम्हारा मर्जी है, जिसमें सुविधा है उसी में रखो। हम समीकरण 1 में नहीं रख करके हम समीकरण 2 में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस हटाना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस वाई है, यानी वाई का ही वैल्यू निकालना है, इसलिए हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ भी वही वैल्यू निकलेगा, लेकिन सुविधा होगा थोड़ा सा यहाँ समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या रखने पर, एक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में एक्स बराबर 20 रखने पर या एक्स का मान रखो, एक्स बराबर 20 बोलो या एक्स का मान बोलो, एक ही बात है, एक्स का मान 20 है, एक्स बराबर 20 रखने पर ऐसा लिखो या लिख दो कि x का मान रखने पर, एक ही बात है। बोलो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 36। अब x बराबर कितना रख रहे हैं 20, तो x के जगह पर क्या लिख देंगे 20, तो हो जाएगा 20 प्लस वाई बराबर 36। तो यहाँ से y बराबर कितना निकलेगा 36, कि प्लस 20 को उधर ले जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 में 20 गया, कितना बचेगा 16, कितना बचेगा 16। तो y का वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। अब बताओ y किसको माने थे, चौड़ाई को, चौड़ाई कितना निकल गया 16 मीटर। तो लिखेगा इसलिए लंबाई यानी बीमा पूछ रहा था, बीमा क्या होता है लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई हो गया कितना x का मान आया 20, तो लिख देगा 20 मीटर, तथा चौड़ाई क्या माने थे y का कितना आया वैल्यू आया 16, तो कितना हो गया 16 मीटर। अब बताओ इसको तुम देखो, यहाँ कह रहा था लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, बोलो 4 मीटर अधिक है कि नहीं है ना अधिक। 16 है चौड़ाई, लंबाई है 20, तो बोलो 16 से कितना ज्यादा है 20, 4 ज्यादा है, यानी लंबाई 4 ज्यादा है किससे, 4 मीटर ज्यादा है किससे, चौड़ाई से। और इसका परिमाप भी कह रहा था कितना है 36, देखो परिमाप अर्ध परिमाप कितना है 36, तो इसका परिमाप निकालो तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 20 प्लस 16 कितना हो गया 20 और 16 36, और 36 गुना 2 72, कितना हो गया इसका परिमाप 72। तो इसका अर्ध परिमाप कितना होगा आधा, तो 2 से भाग दे दो 36 आएगा 36 अर्ध परिमाप। इसका मतलब ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, तो हल जो है ये सही है। तो इसको घर में जा करके क्या करना है, फिर से एक बार दोहराना है, और जहां पर समझ में नहीं आए उसको फिर से आकर के पूछना है। और यदि अभी किसी को यदि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो अभी बता सकता है, प्रॉब्लम है तो फिर से बताएंगे। क्या किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नहीं ना, प्रॉब्लम आना भी नहीं चाहिए। यदि बढ़िया से समझेगा तो प्रॉब्लम क्यों आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में।